हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉट में आपका स्वागत है। आज हम शी राइट शॉटगन मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी, तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में एक स्कूल बेंच पर हम पॉली नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसकी उम्र 11 साल है। थोड़ी देर बाद वो आंखें खोलती है तो पाती है कि घंटा हो गया है और उसकी माँ अभी तक नहीं आई है। ठीक तभी उसके सामने एक कार रुकती है। कार से नेट नाम का एक आदमी बाहर आता है। नेट पॉली का जैविक पिता है, लेकिन पॉली ने उसे कई सालों से नहीं देखा है क्योंकि नेट जेल में था। उसे डकैती और सड़क पर झगड़ों के लिए जेल भेजा गया था। पॉली को देखने के बाद वो पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो कहती है, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, मुझे नहीं लगता कि कोर्ट तुम्हें मेरे पास आने देगा। नेट उसे नजरअंदाज करता है और दरवाजा खोलने के बाद कहता है, अंदर जाओ, तुम्हें अब मेरे साथ आना होगा। पॉली बैठ जाती है। कुछ दूर गाड़ी चलाने के बाद वह पाती है कि नेट की कार चोरी हो गई है, क्योंकि नेट ने कार स्टार्ट करने के लिए तार काट दिए हैं। खिड़की का शीशा भी टूटा हुआ है। पॉली घबरा जाती है और नेट से पूछती है कि क्या उसकी माँ ठीक है। नेट उसकी ओर देखता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, उसकी माँ को कुछ नहीं हुआ है। वह कहता है, डरो मत, मैं कोई राक्षस नहीं हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। पॉली अब घबराई हुई है। कुछ और आगे बढ़ने पर वह पुलिस की कार देखती है। वह गाड़ी से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन नेट उसे बाहर नहीं निकलने देता, उसे अंदर रहने के लिए कहता है। बाहर सुरक्षित नहीं है। रात हो जाती है और उनकी कार एक मोटल के सामने आकर रुकती है। नेट कार रोकता है और ट्रंक से एक बैग निकालता है। पॉली तब नेट को देखती है, जो उसके सौतेले पिता का है। पॉली नेट से इसके बारे में पूछती है, लेकिन नेट कोई जवाब नहीं देता। पॉली समझ जाती है कि कोई समस्या है जिसे नेट उससे छिपा रहा है। आने के बाद नेट एक कमरा लेता है और उसके साथ रहता है। वह वेंडिंग मशीन से कुछ चिप्स भी खरीदकर पॉली को देता है। कमरे में आते ही वह अपने सभी दोस्तों को एक एक करके फोन करना शुरू कर देता है। वह एकमात्र पॉली को अपने घर पर रहने देने का अनुरोध करता है, लेकिन उसके दोस्तों में से कोई भी इसके लिए सहमत नहीं होता है। नेट गुस्सा हो जाता है और फोन बंद कर देता है। पॉली फिर से डर जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। वह नेट को एक कप चाय देती है, जिसे वह पीता है। पीने के बाद वो पॉली से कहता है कि उन्हें उसकी शक्ल बदलनी होगी। वे बाथरूम में जाते हैं और पहले वो उसके बाल काट देता है, फिर ब्लीच करना शुरू कर देता है। पॉली पूछती है, क्या तुमने पहले ये किया है? नेट कहता है, हाँ, मैंने कई बार बाल काटे और रंगे हैं। जब वो उसके बाल धोता है तो पॉली खुश होकर कहती हैं, मुझे अपनी शक्ल पसंद है। नेट उसे कहता है कि उसे हमेशा सतर्क रहना होगा और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी पर भी विश्वास नहीं करना होगा। वो उसके हाथ में एक बेसबॉल देता है और उसे इसे फेंकना सीखने के लिए कहता है। अगर कोई कभी उसके पास आने की कोशिश करता है तो उन्हें उनके सिर पर, खासकर सिर के पीछे मारो। फिर वो कहता है, अगर तुम्हें किसी के हाथ पर बिजली का टाटू दिखाई दे तो उनसे भाग जाओ, कभी उनके पास मत जाओ। और तुम उन्हें कैसे मारोगी? तुम उन्हें कैसे मारोगी? मुझे दिखाओ। वो बार बार उसे बेसबॉल बैट से लोगों को मारना सिखाना शुरू कर देता है, लेकिन पॉली कहती है, मैं इतनी मजबूत नहीं हूं। नेट कहता है कि अपनी कमजोरियों को पहचानना ताकत का पहला संकेत है, और तुम जानती हो कि तुम बेसबॉल बैट नहीं चला सकती, लेकिन तुम सीख सकती हो। वो उसे इस तरह अभ्यास करने के लिए मजबूर करता है। अभ्यास के बाद जब वो सो जाता है तो पॉली आकर टीवी चालू करती है। टीवी की खबरों में वो देखती है कि उसका अपना घर दिखाया जा रहा है। पुलिस अधिकारी चारों ओर हैं। फिर कहा जाता है कि किसी ने उसकी माँ और उसके सौतेले पिता को मार डाला है और पुलिस नेट पर संदेह करती है। पॉली तब रोने लगती है। वो कहती है कि नेट एक अपराधी है जो एक गिरोह के साथ काम कर रहा था, जिसका एकमात्र मकसद नशीली दवाओं को बेचना और सड़क पर झगड़ा करना था। पुलिस नेट को हर जगह तलाश रही है ताकि वे मामले को आगे बढ़ा सकें। पॉली भी वहां है। वे लड़की की एक तस्वीर भी दिखाते हैं और कहते हैं कि एक 11 साल की लड़की भी लापता है। अगर कोई इस लड़की या इस आदमी को कहीं भी देखता है तो उन्हें तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए। अब पॉली बहुत दुखी है क्योंकि उसकी मां मर चुकी है। वो चुपके से होटल से बाहर निकलती है और पास की दुकान पर जाती है। वहां पहुंचते ही वो सीधे पुलिस स्टेशन को फोन करती है। जब पुलिस उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो कहती है, मेरा नाम पॉली है और मैंने न्यूज़ चैनल पर अपना घर देखा है, पुलिस से घिरा हुआ है और मेरा चेहरा दिखाया जा रहा है। पॉली का नाम सुनने के बाद वे सीधे जासूस जॉन पार्क को फोन करते हैं। जॉन पॉली की आवाज़ सुनते ही सबसे पहले पूछता है, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? पॉली कहती है, नहीं। वो बताती है कि वो अपने जैविक पिता नेट के साथ है और वो उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। जॉन तब पूछता है,
तुम अभी कहाँ हो? वो उसे बताती है एक मोटेल में। जब वो मोटेल का नाम पूछता है तो वो थोड़ी देर के लिए रुकती है, फिर फोन काट देती है। फिर हम देखते हैं कि नेट आता है और पॉली की ओर देखकर पूछता है, तुमने क्या किया है? पॉली पुलिस को बताती है और वे उसे अंदर ले आते हैं। मोटेल के अंदर पॉली रोने लगती है और कहती है, तुमने मेरी माँ को मार डाला। नेट कहता है, ऐसा नहीं है, मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन पॉली रोती रहती है और वह उसे दिलासा देता है। लेकिन नेट कुछ और कह पाता, इससे पहले ही उसे पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत पॉली को पकड़ता है और भाग जाता है। थोड़ी देर दौड़ने के बाद वे एक पार्किंग क्षेत्र में पहुंचते हैं, जहां हम नेट को बहुत दुखी देखते हैं। वह पॉली की ओर देखता है और कहता है, मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारे सौतेले पिता को नहीं मारा, लेकिन मुझे यकीन है कि वे मेरी वजह से मारे गए। मैं एक गिरोह के साथ काम करता था। ये वही गिरोह है जिनके हाथ पर नीले टैटू थे। वे मुझे खोजने के लिए तुम्हारे घर आए थे और मुझे सबक सिखाने के लिए तुम्हारी माँ और तुम्हारे सौतेले पिता को मार डाला था। ये मेरी भी गलती है, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। लेकिन वे गैंगस्टर अभी भी हमारा पीछा करेंगे। जब तक वे मुझे मार नहीं डालते तब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी। ये कहने के बाद वह पॉली से कहता है कि अगर वह चाहती है तो वह अभी भी पुलिस के पास जा सकती है। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पॉली थोड़ी देर उसकी ओर देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। नेट समझ जाता है कि वह उसके साथ रहना चाहती है। फिर वह उसे कहता है, अब तुम्हें एक मजबूत आदमी की जरूरत है। तुम्हें खुद एक बनना होगा, तुम्हें इस दुनिया से लड़ना होगा। वह उसके हाथ में एक बेसबॉल थमाता है और कहता है कि इस कार का शीशा तोड़ दो। पॉली शीशा तोड़ देती है। वे कार लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद दोनों शार्लॉट के पास पहुंचते हैं। शार्लॉट की पूर्व प्रेमिका, जिसका नाम शार्लॉट है, इन लोगों की तरह ही है। वह घंटी बजाता है। दरवाजा खोलने के बाद शार्लॉट नेट का चेहरा देखते ही दरवाज़ा बंद कर देती है। नेट चिल्लाता है, अगर तुम आज जिंदा हो तो ये केवल मेरे भाई की वजह से है और तुम मुझे देखकर दरवाज़ा बंद कर रही हो। शार्लॉट दरवाज़ा खोल देती है और वे अंदर आते हैं। पॉली थोड़ी दूर बैठी है और शार्लॉट और नेट बात कर रहे हैं। शार्लॉट चिल्लाती है, तुमने उस गिरोह के आदमी को क्यों मार डाला? नेट जवाब देता है, क्योंकि मुझे आज़ादी चाहिए थी और जब तक वो आदमी जिंदा रहता मैं कभी आज़ाद नहीं हो पाता। शार्लॉट कहती है, अब वे तुम्हें मार डालेंगे, वे तुम्हारा पीछा करना कभी बंद नहीं करेंगे और मैं इन सब में शामिल नहीं होना चाहती। नेट कहता है, तुम निक की वजह से पहले ही शामिल हो चुकी हो। मेरा भाई निक भी उसी गिरोह आर्यन गैंग में काम करता था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, जिसका मतलब है कि तुम भी इसका एक हिस्सा हो, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। यह कहने के बाद वो पॉली से कहता है, तुम भी इसका एक हिस्सा हो, चाहे तुम इसे पसंद करो या ना करो। मैं कार छिपा दूंगा, मुझे वापस आने में थोड़ा समय लग सकता है। नेट के दरवाजे की ओर जाते ही पॉली शार्लॉट से पूछती है कि तुम और मेरे पिता कैसे मिले थे। वह कहती है कि यह कहानी बहुत अलग है और शायद बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि नेट तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। पॉली कहती है कि वह शायद तुमसे भी प्यार करता है, लेकिन शार्लॉट इसका जवाब नहीं देती है। नेट भी यह सब सुन रहा है। दूसरी ओर हम जॉन को देखते हैं। जॉन एक फाइल लाता है और अपने सहयोगियों को दिखाता है और उन्हें बताता है कि नैट जब जेल में था उसकी रिहाई से 2 हफ्ते पहले चक नाम का एक आदमी मर गया था। चक भी आर्यन गैंग के लिए काम करता था और ये कोई संयोग नहीं हो सकता है। हम उसके सहयोगी जेमी को देखते हैं। वो कहता है, तुम क्यों इतनी गहराई तक जाना चाहते हो? तुम्हारा काम नैट को ढूंढना है क्योंकि उस पर हत्या का आरोप लगने वाला है। तुम बस उसे ढूंढो। जॉन कहता है, तुम पूरी कहानी नहीं समझ रहे हो। अंदर के गार्डों ने भी पुष्टि की है कि नैट और चक के बीच झगड़ा हुआ था। ये चल रहा था और चक उसी गिरोह के लिए काम करता है जो इस शहर में सभी नशीली दवाओं को लाता है। तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि मैकिनले टाउन में क्या चल रहा है। वहां धंधा खुलेआम किया जाता है और मैं उस धंधे का पर्दाफाश करना चाहता हूं। जेमी कहती है कि तुम फिर से भटक रहे हो। मैं जानती हूं कि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास निश्चित रूप से बच्चे हैं। मैं बिना किसी कारण के इस मामले में शामिल नहीं होने जा रहा हूं। जॉन कहता है कि अगर तुम शामिल नहीं होना चाहती तो शामिल मत हो, लेकिन मैं नैट को पकड़ते ही उससे इसके बारे में ज़रूर पूछताछ करूंगा। फिर वो उससे कहता है कि ये पता लगाओ और मेरे लिए एक आखिरी काम करो। जेमी उसे विवरण बताती है। कहीं और हम पॉली को देखते हैं चार्लेट के साथ। घर के बाहर वे बारबेक्यू जला रहे हैं। चार्लेट कहती है, मेरा फीलिक्स नाम का एक दोस्त आया है। फीलिक्स भी पॉली से बात करता है और आग जलाने जाता है। पॉली उसके हाथ पर एक नीला टैटू देखती है। वो समझ जाती है कि ये वही गिरोह है जो उसके पिता को मारना चाहता है। वो अंदर भागती है। नेट बाथरूम में है। वो दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है, नीले टैटू वाला आदमी यहाँ है।
ठीक तभी फीलिक्स बाथरूम में प्रवेश करता है और उसके और नेट के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। वे लंबे समय तक लड़ते हैं। नेट फीलिक्स को घायल करता है और उसे धक्का देता है। वो चार्लेट पर चिल्लाता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। चार्लेट कहती है, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। फीलिक्स ने मुझे कहा था कि मुझे दोनों में से एक को चुनना होगा, इसलिए मैंने उसे चुना, क्योंकि वो मुझे तब तक नहीं मारेगा जब तक कि वो तुम्हें नहीं मार देता। फिर फीलिक्स नेट से कहता है, अगर तुम खुद को मारना चाहते हो तो अपनी बेटी को मारो, वरना वे आएंगे। नेट उसकी ओर देखता है और उसे अपने बॉस से बात करने के लिए कहता है, लेकिन फीलिक्स ऐसा करने से मना कर देता है। वो पॉली को लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वे एक डाइनर में बैठे हैं। नेट अपने सारे पैसे गिन रहा है, सोच रहा है कि वे यहाँ से कितना दूर जा सकते हैं। नेट को पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वो चार्लेट के पास आया था ताकि वे पैसे जुटाकर देश छोड़कर भाग सकें। जब वो गिन रहा होता है तो वो हिसाब नहीं लगा पाता। पॉली उसकी मदद करती है। वो पैसे गिन रही है और जोड़ रही है, उसे बता रही है कि वे कितना दूर जा सकते हैं। नेट उसे कहता है, मुझे तुम पर इतना बुद्धिमान होने के लिए गर्व है। पॉली उसे कहती है, तुम चार्लेट से प्यार करते हो, क्योंकि चार्लेट का मानना है कि तुम केवल मेरी माँ से प्यार करते थे। नेट कहता है, हाँ, मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता था जब वो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन तब से मुझे एहसास हुआ है कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। अब नेट को पैसे की जरूरत है, चाहे कुछ भी हो जाए। रात में वो एक सुपरमार्केट के सामने खड़ा होकर पॉली को बताता है कि वो दुकान पर है। वो डकैती करने जा रहा है, उसे पैसे की ज़रूरत है और वो कभी पॉली से झूठ नहीं बोलना चाहता, इसलिए वो उसे सच बता रहा है। फिर पॉली कहती है कि मुझे एक स्नीकर चाहिए। दत्त कहता है कि ठीक है, मैं इसे लाऊंगा। अंदर आने के बाद वो सीधे कैशियर पर बंदूक तानता है और बैग रखकर कहता है कि तुम्हारे पास जो भी पैसा है वो बैग में डाल दो। तभी बाहर एक कार रुकती है जहां से एक और ग्राहक बाहर निकलता है। अंदर झांककर वो समझ जाता है कि कोई डकैती करने की योजना बना रहा है। फिर वो अपनी बंदूक निकालता है। पॉली बंदूक देखते ही जोर से हॉर्न बजाती है ताकि नेट सतर्क हो जाए। नेट भी समझ जाता है और भाग जाता है। दुकान के बाहर वो आदमी गोली चलाना शुरू कर देता है और एक गोली सीधे उसके पैर में लगती है। हालांकि नेट आकर बैठने में कामयाब हो जाता है। अंदर वो आदमी उन पर गोली चलाता रहता है और नेट भाग जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है। उनके बीच लंबे समय तक एक बिल्ली चूहे का खेल चलता है, लेकिन अंत में नेट उन्हें चकमा देने में कामयाब होता है और भाग जाता है। अब वे एक चर्च के अंदर हैं। पॉली नेट के घाव को साफ कर रही है। नेट मजाक में कहता है, ये पहली बार है जब मैं किसी चर्च में गया हूं। पॉली कहती है, मेरा भी। वो बताती है कि कुछ समय पहले उसकी माँ उसे हर जगह ले गई थी, सभी धर्मों के पवित्र स्थानों का दौरा किया था। हर जगह जाने के बाद उसने महसूस किया कि वो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करती है। अब वो पट्टी फेंकने के लिए बाहर निकलती है। तभी हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला जो आर्यन गैंग से जुड़ा हुआ है, पॉली को गोली मारने के लिए अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन वो ठीक समय पर छिप जाती है। पुलिस वाला जैसे ही आगे बढ़ता है, नेट पीछे से आता है और उस पर हमला करता है। हमले में पहले बंदूक गिर जाती है। नेट नीचे घायल है, इसलिए पुलिस वाला उसे रोके हुए है। पॉली ये देखकर उसकी बंदूक उठा लेती है और गोली चलाती है, सीधे पुलिस वाले को मारती है। नेट उससे बंदूक छीन लेता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और पॉली को रोते हुए देखता है और वो पूछती है कि वो आदमी कैसा है। नेट उसे बताता है कि वो ठीक है, वो भाग गया है और अब से वो चाहता है कि वो कभी बंदूक को न छुए। वो कहती है, मैं बहुत मजबूत लड़की हूँ, लेकिन ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। वो उसे ले जाता है। अगले दिन जॉन वापस आता है और शेरिफ हाउजर्स को फ़ोन करता है और पूछता है कि क्या उसने नेट और पॉली को देखा है। हाउजर्स इससे इनकार कर देता है। जॉन तब एक कचरे के डिब्बे की ओर देखता है। दरवाज़ा खोलते ही वो पुलिस वाले की लाश देखता है। पॉली की गोली से वो मर गया है। नेट उसे सच नहीं बताता, वरना पॉली निराश हो जाएगी कि उसने एक आदमी को मार डाला है। अब जॉन सीधे अपने डिपार्टमेंट में मृत पुलिस सदस्य का नाम बताता है और उन्हें इस आदमी की कार को ट्रैक करने के लिए कहता है। लोकेशन मिलते ही जॉन सीधे लोकेशन पर पहुंच जाता है और वहां वो नेट और पॉली दोनों को ढूंढता है। कार रोकते ही वो उनकी ओर बंदूक तानता है। तभी नेट भी उसकी ओर बंदूक तान देता है। जॉन कहता है कि मैं अपनी बंदूक नीचे कर रहा हूं। मैं तुम्हें साफ कर देना चाहता हूं कि मैं आर्यन गैंग से जुड़ा हुआ नहीं हूं। फिर ये लोग अपनी बंदूक नीचे कर देते हैं। नेट उससे पूछता है कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। जॉन कहता है कि आर्यन गैंग इस शहर के सभी गंदे काम करता है। वे ज्यादातर नशीली दवाओं का कारोबार करते हैं और मैं जानता हूं कि तुम उनके संपर्क में थे। तुम जब जेल में थे तब भी तुम उनके साथ थे।
अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं शायद यही करता, क्योंकि जेल में तुम अकेले नहीं रह सकते। लेकिन अंत में तुमने उनके एक आदमी को मार डाला। तब से वे तुम्हारे पीछे पड़े हैं और उन्होंने तुम्हारी पूर्व पत्नी को भी मार डाला है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम मुझे उनके पास ले जाओ। नेट कहता है, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूं। जॉन कहता है, तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें और पॉली को देश छोड़कर भागने में मदद करूंगा। नेट सहमत होता है और हाउजर्स का नाम लेता है। हाउजर्स का नाम सुनकर जॉन थोड़ी देर चुप रहता है। नेट तब कहता है, तुम पहले से ही जानते हो कि हाउजर्स उनका नेता है, लेकिन तुम मुझे वहां चारा के रूप में ले जाने की कोशिश कर रहे हो। तुम जानते हो कि वे मुझे देखते ही गुस्सा हो जाएंगे और वे गोली चलाएंगे और फिर तुम्हें उन्हें गिरफ्तार करने का मौका मिलेगा। चक ने भी मुझे मात देने की कोशिश की थी और देखो वे मुझे कहां मिला। जॉन कहता है, मैं ही एकमात्र बचा हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता हूं, इसलिए मुझे वहां ले चलो। नेट सहमत होता है। दूसरी ओर हम हाउसेस को देखते हैं जिसके लोगों ने किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया है जो उनके इलाके में नशीली दवाएं बेच रहा था, और इतने छोटे से काम के लिए हाउसेस उस आदमी को मार डालता है, जो हमें दिखाता है कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। दूसरी ओर हम नेट और पॉली को देखते हैं। पॉली नेट से कहती है, मुझे जॉन पर भरोसा नहीं है, हमें यहां से चले जाना चाहिए। नेट कहता है, मैं और भागना नहीं चाहता, मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। थोड़ी देर बाद जॉन आता है और नेट को 2 पासपोर्ट देता है, एक नेट का पासपोर्ट और दूसरा पॉली का। वो कहता है, तुम्हारे वापस आते ही मैं तुम दोनों को भगा दूंगा। नेट उसकी ओर देखता है और कहता है, अगर मैं वापस नहीं आता हूं तो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। उसकी ओर देखकर जॉन कहता है, तुम जरूर वापस आओगे। नेट आखिरी बार अपनी बेटी को गले लगाता है और उसे सावधान रहने के लिए कहता है। फिर जॉन को यहां छोड़कर वह अपनी कार में अकेला चला जाता है। जॉन पॉली से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पॉली उससे बात नहीं करती है और बाथरूम के अंदर चली जाती है। ठीक तभी दरवाजे के पास कोई आता है। ये देखकर जॉन पॉली को शांत रहने के लिए कहता है। दरवाजा खोलते ही वो दरवाजे पर जमा एक आदमी को देखता है। जॉन पूरी बात समझ जाता है कि जेमी हमेशा आर्यन गैंग से जुड़ी हुई थी। जेमी उसे नेट और उसकी बेटी कहाँ है ये बताने के लिए कहती है। फिर वो पॉली का बैग देखती है। वो बाथरूम की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन पॉली के साथ कुछ करने से पहले जॉन उसे मार डालता है और पॉली के पास जाता है और उसे बताता है कि सब कुछ ठीक है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नेट आकर पहुंच गया है। उनके इलाके में चारों ओर से गोलियां चल रही हैं। वो लंबे समय तक उनसे लड़ता रहता है और उन्हें वो यहां तक कि आदमियों को मारता भी है, लेकिन अंत में वे उसे पकड़ लेते हैं। अब हाउसर्स उसे यातना दे रहा है और उसे यातना देते समय वो पूछता है, मुझे बताओ, तुमने उस पुलिस वाले को क्या बताया था? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम किससे बात कर रहे हो और तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वो उसे कहता है, अब मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। नेट कहता है, अगर तुम उसकी तरफ इस तरह से देखोगे तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। ठीक तभी बाहर गोलीबारी शुरू हो जाती है। लोग बाहर निकलते हैं और जॉन को देखते हैं जो पूरी पुलिस बल लेकर आया है। चारों ओर से गोलियां चलने लगती हैं। तभी पॉली गाड़ी से उतरकर अपने पिता को ढूंढने लगती है। वो एक ट्रेलर देखती है। वो तुरंत अंदर जाती है और देखती है कि नेट लटका हुआ है। वो तुरंत उसके हाथ छोड़ देती है और उसे नीचे उतारती है। इस बीच हाउसर्स अंदर आता है और नेट को गोली मारता है। ये देखकर पॉली हाउसर्स पर हमला करती है। फिर हाउसर्स उसे पकड़ लेता है, उसके सिर पर बंदूक तानता है और ट्रेलर से बाहर निकलकर सभी पुलिस को कहता है कि मुझे छोड़ दो, वरना मैं इस लड़की को मार डालूंगा। तभी नेट पीछे से आता है और हाउसर्स को चाकू मारता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी बेटी से दूर रहना। वो उसे इस तरह मार रहा है, तभी पुलिस गोली चलाना शुरू कर देती है। पहले वे हाउसर्स को गोली मारते हैं और इसी बीच एक गोली सीधे नेट को सीने में लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अपने पिता को इस हाल में देखकर पॉली चिल्ला रही है। तभी जॉन आता है और उसे दिलासा देता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जॉन पॉली को पालक घर में ला रहा है। अब वो यहीं रहेगी और यहाँ के लोग उसकी देखभाल करेंगे। जाते समय जॉन पॉली से कहता है कि अगर उसे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो सबसे पहले उसे फ़ोन करे। ये कहने के बाद वो चला जाता है और पॉली यहीं रहने लगती है। धीरे धीरे वो सभी बच्चों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कभी नहीं भूल पाएगी कि उसने अपने माता पिता को, खासकर नेट को, कैसे खो दिया। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।